देश का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विलिंघम पोर्ट बन करके तैयार है और आज उसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा। अडानी ग्रुप जिसने इस पोर्ट को तैयार किया है, करण अडानी हमारे साथ हैं इस पोर्ट के बारे में बताने के लिए, और आगे के जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इनफैक्ट मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सालों से हम सुन रहे थे कि विलिंघम बनेगा 8-10 दशक हो गए और ये मटेरियलाइज नहीं हो पा रहा था। सो अडानी ग्रुप ने ऐसा क्या किया कि ये पॉसिबल हो पाया, और काफ़ी अड़चनें भी थी। नहीं, आप सही बोल रहे हो। ये पोर्ट 4 बार टेंडर हुआ था, 3 बार कैंसिल हुआ था, 4th टाइम फिर हम आए थे एंड हमने बिड किया था। बट फॉर ग्रुप लाइक अस सबसे चैलेंजिंग पोर्ट रहा है अभी तक। Challenging from aspect, if you look at the breakwater, कंट्री का सबसे बड़ा breakwater है। 70 लाख टन्स ऑफ स्टोन्स हमको डालने पड़े। हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 27 मीटर्स एंड विड्थ ऑफ ऑलमोस्ट 90 मीटर्स। तो आप समझ सकते हो कि इट इज़ लाइक बिल्डिंग अ होल बिल्डिंग inside the water. But it was one of the most challenging project. Second, from technical perspective, जब हमने चालू किया, we faced 2 cyclones. We faced agitation from the locals. But most importantly, why we were able to succeed is 3 things: dedication of our team and never giving up attitude. Second, amazing support from the people of Trivandrum and people of Kerala, unbelievable support. And third, I must say, unbelievable support from the government of Kerala as well. Without the state support, ये possible नहीं होता। कई मायनों में ये पोर्ट जो है ये बहुत विशेष है। इसकी लोकेशन या जो फैसिलिटीज़ वगैरह आप लोगों ने डेवलप की है, थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप देखोगे, दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड टर्मिनल। तो सेमी ऑटोमेटेड मतलब क्या कि ये जो लोग आप देख रहे हो, ये ऑपरेटर्स, वो जनरली क्रेन पे बैठे होते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन इंडिया वेयर दे आर सिटिंग behind in an office and operating from here. Second, amount of technology we have invested over here. तो पूरा, अगर आप बाजू के रूम में जाओगे, पूरा डिजिटलाइज्ड है। यू गेट टू सी एवरीथिंग लाइव, कि कौन सा कंटेनर कहाँ पे रखा है, कहाँ पे जा रहा है। एंड ईच efficiency is one of the highest in the country. It is even better than our Mundra port. And most importantly, we are able to do this with 1/3 the manpower. And so high amount of digitization, high amount of automation, and very high skilled people who are driving this port. And most importantly is our cost is almost half of what our other ports are operating at. तो वैसे तो आज हमने देखा प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भाई गुजरात के लोग आपसे थोड़ा नाराज़ हो जाएंगे इस पोर्ट को देखने के बाद, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मुंद्रा ने ग्रो किया, तो क्या विंझम में वो पोटेंशियल है? क्या अडानी ग्रुप इसे साउथ का मुंद्रा बना पाएगा? और क्या लगता है भारत की जो प्रगति है उसका एक समुद्र सेतु बनेगा ये डेफिनेटली वन ऑफ द की पिलर्स है इन आवर नेटवर्क ऑफ पोर्ट्स, जो ग्रो करेगा एंड कंट्री की ग्रोथ में हेल्प करेगा। हाउएवर ये बहुत डिफरेंट है फ्रॉम मुंद्रा का ग्रोथ हुआ है बाय इंडस्ट्री कमिंग बिहाइंड द पोर्ट एंड फुल्ली डेवलप बाय पोर्ट लेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सेकेंड, मुंद्रा में आप देखोगे, मुंद्रा इज़ हैंडलिंग 200 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो। ये पोर्ट अभी चालू हुआ है, इवन इट फुल ब्लोन ये ऑलमोस्ट 100 मिलियन टन हैंडल करेगा। तो मुंद्रा इज़ अ वेरी डिफरेंट स्केल, इट इज़ अ मल्टी प्रोडक्ट, वी हैंडल एवरीथिंग ओवर देयर। This port will be a showcase for the country in terms of the automation, in terms of what country can do when digitalized, and what efficiencies we can bring in when automation and digitalization work together.
और क्या लगता है, मतलब अगर हम आम नागरिक के टर्म में बात करें, कितना फ़ायदा होगा उसका, और सबसे इम्पोर्टेंट जो लोकल्स हैं यहाँ के, त्रिवेंद्रम के, विलिंजम के, उनके लिए क्या है? तो आप देखोगे आज टुडे 70% ऑफ people who are working in the port are from the state. That doesn't mean we are happy. Our target is 100% should be from the state. Second most important, almost from that 70%, 60% are from the state of, from the city of Trivandrum, and more than 50% of that are within the 10-kilometer radius of this port. Second important thing, almost 50% of our operations are done by women. Our target is we want to bring that to 100%. So with technology, the barrier of entry based on gender, based on capability completely goes away, and that is what we want to work towards. और क्या लगता है पोर्ट सेक्टर में अब अडानी ग्रुप जो है अगले 5 सालों में, 10 सालों में कितना और निवेश करने का योजना बना रहा है, और एक आम नागरिक किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकता है? तो अगर कंट्री को $5 ट्रिलियन तक पहुंचना है तो ट्रेड इज़ क्रिटिकल. विदाउट ट्रेड वो पॉसिबल नहीं है. वी हैव लेड एन एम्बिशियस टारगेट कि बाय 2030 हमको वी वांट टू हैंडल 1 बिलियन टन्स ऑफ कार्गो. Last year we closed at roughly 500 million, and our target is we want to go to 1 billion, and that is one is number, but the larger objective is that we want to reduce the logistics cost of the country. Any cargo जो हमारे पोर्ट से मूव होता है, our target is कि it has to be 30% cheaper than the competing ports, and we should be benchmarking not just within India, we should be benchmarking at global level. So ultimate goal is कि importer and exporter की cost कैसे continuously कम होती जाए, so they remain competitive at the global scale. एक आखिरी सवाल, जो टैरिफ वॉर इस वक्त चल रहा है, आपने देखा पूरी दुनिया का इकोनॉमिक बैलेंस जो है वो बिगाड़ के रख दिया. सो एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पे आप लोग किस तरह देख रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी का या इंडियन ट्रेड पे कितना? So I think India is in a very sweet spot because एक हमारा internal consumption की requirement है. We have a high population, educated population. As the middle class increases, the capability, the consumption will increase. And second, government has clearly laid out a plan that growth has to happen through manufacturing also. It's not just about services. So manufacturing for internal consumption जब हम increase करेंगे तो automatically there will be a 10 times multiplier effect. I do believe that uncertainties will keep happening in the world, but how as a country we keep navigating that will be critical. From 2020 to now also the country has navigated through two big uncertainties, whether it is COVID, whether it's supply chain disruption or Russia-Ukraine war. But country has continued to grow. I think we should be one of the privileged nations where we have stability on the policies, we have stability on regulation and stability on the leadership as well. Thank you.